स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड। ओके जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर हम डिफरेंट एरियाज़ के रिगार्डिंग ये समझ रहे हैं कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, जब हम ब्रिटिशर्स के रूल से आज़ाद हुए, फ्री हुए, तो उस टाइम में जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं वहाँ हम किस पोजीशन पर थे, हमारी कंडीशन क्या थी। ओके प्रीवियस वीडियोज़ में हमने काफ़ी और डिफरेंट सेगमेंट्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था, फॉरेन ट्रेड की कंडीशन क्या थी। एंड बिफोर डिस्कसिंग दिस मेन टॉपिक बहुत ज़रूरी है ये जानना कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है। ऐसा कि आप लोग सब अच्छे से जानते हो, बट देन ऑल्सो जैसे फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है। फॉरेन ट्रेड इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। तो एक्चुअल में ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। अब इंटरनेशनल मतलब वही जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी है जब दो या दो से ज़्यादा वी कैन से नेशंस या इकोनॉमीज़ के बीच होती है तो हम उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। तो फॉरेन ट्रेड भी है, मतलब हम किसी दूसरे कंट्री से या तो सामान परचेज कर रहे हैं या दूसरे कंट्री को सामान सेल कर रहे हैं। तो एक्चुअल में फॉरेन ट्रेड कब होगा? अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम के फैक्टर्स को या सिचुएशन को देखें तो उससे पहले हमें समझना होगा कि फॉरेन ट्रेड किसी भी इकोनॉमी के लिए क्या रोल प्ले करता है। फॉरेन ट्रेड किस तरीके से एक इकोनॉमी के लिए एडवांटेजियस हो सकता है और डिसएडवांटेजियस हो सकता है। एडवांटेजेस इन डिफरेंट टर्म्स एंड डिसएडवांटेजेस इन डिफरेंट फिनोमेना। ओके क्योंकि हम फॉरेन ट्रेड की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो यहाँ दो इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ओके एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। हालांकि तीसरा एक एलिमेंट होता है इंटरपोर्ट, लेकिन अभी हम ये डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर बिकॉज यहाँ हम मेन असेंशियल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। एंड एज यू ऑल नो स्टूडेंट वेरी वेल कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि जब हम अपनी इकोनॉमी से किसी दूसरी इकोनॉमी को सामान सेल कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। और अगर हम किसी दूसरी इकोनॉमी से सामान परचेज कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? हम इम्पोर्ट बोलेंगे। ओके सो एक्चुअल में अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो फॉरेन ट्रेड में क्या है, या तो हम किसी की इकोनॉमी से सामान परचेज करेंगे या किसी इकोनॉमी को सामान सेल करेंगे, मतलब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हम करेंगे। तो अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम पर ये कंडीशन को देखें और किसी भी इकोनॉमी के लिए ये एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एक्चुअल में क्या है, नेचर का डिस्ट्रीब्यूशन ही बहुत ज़्यादा वी कैन से बहुत एक्यूरेट है, बहुत एक्यूरेसी के साथ नेचर का एक्चुअल में डिवीज़न है। क्योंकि हर एक इकोनॉमी के अंदर सारी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वी कैन से इक्वल अमाउंट में नहीं है। कुछ रिसोर्सेज ऐसी हैं जो अबंडेंस में है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। और ऑन द अदर हैंड ऐसा हो सकता है कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए हम कंसीडर कर लेते हैं दो कंट्रीज़ को और हम उनको कंसीडर कर लेते हैं एक्स एंड वाई से। अब मान लेते हैं कि कोई कंट्री एक्स है, अब एक्स के पास क्या है, हम एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज एक्स एंड वाई। ओके अब हम इसमें भी कंसीडर कर लेते हैं कि ये कंट्री एक्स जो है इसके पास डिफरेंट कॉमोडिटीज़ हैं, गुड्स हैं, एंड लेट मी सपोज कि गुड्स ए एंड गुड्स बी। ओके अब गुड्स ए एंड गुड्स बी में एक्चुअल में क्या है, गुड्स कंट्री एक्स के पास गुड्स ए क्या है, अबंडेंस में है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबिलिटी है। ऑन दी अदर हैंड गुड्स बी जो है इनकी काफ़ी शॉर्टेज है। सो ऐसा हो सकता है कि जो दूसरी कंट्री है वाई, सेम इसके पास ए एंड बी गुड्स है, बट ए गुड्स इसके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड फॉर्म में है, शॉर्टेज है, गुड्स भी एक्चुअल में क्या है, अबंडेंस में है। तो एक्चुअल में क्या है, हम देख सकते हैं कि कंट्री एक्स को गुड्स बी की ज़रूरत है। शॉर्टेज इन टर्म्स के आपके पास डिमांड ज़्यादा है, आपके एक्चुअल में इकोनॉमी के अंदर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बट वो उसकी अवेलेबिलिटी कम अमाउंट में है। तो एक्चुअल में गुड्स बी जो है कंट्री एक्स के पास वो लिमिटेड फॉर्म में है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कंट्री वाई के पास अबंडेंस में है। अब कोई चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो एक्चुअल में वो भी अगर आप उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो तो एक्चुअल में क्या है, उसका आप फ़ायदा नहीं ले पाते। तो इसी तरीके से कि कोई भी कंट्री के पास अगर कोई चीज़ अबंडेंस में है तो वो दूसरी कंट्री से एक्चुअल में क्या कर सकती है, उनको एक्सचेंज मतलब सेल कर सकती है। और दूसरी कंट्री क्यों खरीदेगी? क्योंकि जैसे मैंने बताया नेचर का डिस्ट्रीब्यूशन ही ऐसा है, हो सकता है कि दूसरी कंट्री के पास वो चीज़ें शॉर्टेज में हो। फॉर एन एग्जाम्पल स्टूडेंट आपने बार्टर सिस्टम के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो बार्टर सिस्टम में भी क्या था कि एक्चुअल में गुड्स और कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज, बट यहाँ पे मैं उसको रिलेट कर रही हूँ, इट इज़ नॉट द सेम फिनोमिना। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, फॉर एन एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसके पास
एक्चुअल में क्या है, वीट है, लेकिन उसको राइस चाहिए। ओके, वीट राइस उसके पास हो सकता है लेकिन बहुत कम है, बट उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वो ऐसे बंदे को सर्च करेगा जिसके पास जनरली क्या है, राइस हो ज़्यादा अमाउंट में और उसको वीट की रिक्वायरमेंट हो। तो एक्चुअल में हालांकि वो मनी एक्चुअल में क्या है, मनी ने उस कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कर दिया था बार्टर सिस्टम को, बट कुछ एरियाज या कुछ वी कैन से छोटी मोटी एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम अभी भी है। तो बार्टर सिस्टम से क्यों रिलेट करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, वहाँ जो एक्सचेंज होता था उसका मेन बेसिस क्या था कि अगर किसी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत है, ओके, और उसके अलावा कोई एक चीज़ उसके पास ज़्यादा अमाउंट में है, तो वह ऐसे पर्सन को सर्च करता था जिसको सेम उस चीज़ की ज़रूरत हो जो उसके पास सरप्लस में है, और एक्चुअल में वो मतलब उस कमोडिटी को सेल करने में, एक्सचेंज करने में इंटरेस्टेड हो जिसकी रिक्वायरमेंट उस बंदे को हो। तो ऐसे फॉरेन ट्रेड में भी होता है, जो कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड करती हैं, तो एक्चुअल में क्या है, वो एक्सपोर्ट कब करेंगे, एक्सपोर्ट जब करेंगे कि जब उनके पास किसी सर्टेन कमोडिटीज़ का बहुत ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन होगा। ओके, और दूसरी कंट्री क्यों परचेज करेगी, जब उस कंट्री के अंदर रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, बट अवेलेबिलिटी नहीं है, ओके, या वी कैन से उसका प्रोडक्शन नहीं है, या अपनी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बैठ रहा है, तो वो दूसरी कंट्री से परचेज कर लेती हैं। ओके, तो एक्चुअल में ये फिनोमिना समझना बहुत ज़रूरी है, फॉरेन ट्रेड क्या है। तो अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम, अब मैं मेन पॉइंट पर आती हूँ, हम बात करें तो एक्चुअल में सब आप अच्छे से जानते हो कि अगर हम बात करें कि किसी भी इकोनॉमी में अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, अगर कोई भी इकोनॉमी जनरली क्या करती है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है। जैसे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ोगे बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में स्टूडेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड जनरली क्या करता है, जो भी इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका स्टेटमेंट शो करता है। तो अगर कोई भी इकोनॉमी जनरली एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है, इसका मतलब हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कैसा है, फेवरेबल है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल है, मतलब हमारी एक्सपोर्ट क्या है, हमारी इकोनॉमी की एक्सपोर्ट उसकी इंपोर्ट से ज़्यादा है, मतलब हम बेच ज़्यादा रहे हैं और चीज़ें दूसरी कंट्री से खरीद कम रहे हैं, तो ये फेवरेबल है। तो एक्चुअली काफ़ी एडवांटेजेस हो जाता है इकोनॉमी के अंदर जब कोई भी इकोनॉमी एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड पर काम कर रही है। बट बहुत सरप्राइजिंग बात यह है कि जब इंडिपेंडेंस की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर भी, मतलब जब हमें इंडिपेंडेंस मिली और जब तक वी कैन से कॉलोनियल गवर्नमेंट का रूल रहा, तो उस ड्यूरेशन के अंदर भी जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो फेवरेबल था। बट देन ऑल्सो जब हम देखते हैं कि जो कंडीशन थी वो तो बहुत बैकवर्ड थी एक ओवरऑल फॉर्म में, वो इसलिए क्योंकि हालांकि एक्सपोर्ट ज़्यादा था, बट एक्सपोर्ट एक्चुअल में क्या है, एक्सपोर्ट होना ज़्यादा क्यों अच्छा होता है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा क्यों फेवरेबल, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आ रही है। ठीक है, हम ज़्यादा कमोडिटी को बेच रहे हैं तो ज़्यादा पैसा हम कमा पा रहे हैं फॉरेन कंट्री से, क्योंकि हमें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस अच्छे मिल जाते हैं। ओके, सो लेकिन एट दैट टाइम ऐसा नहीं था, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स का था। ओके, जो ब्रिटिशर्स थे, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने पूरी तरीके से हमारे पर रूल कर रखा था। और एक्चुअल में हम एक्सपोर्ट किस चीज़ की कर रहे थे, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम रॉ मटेरियल्स की एक्सपोर्ट कर रहे थे। हम एक्चुअल में क्या है, जो रॉ कॉटन है, रॉ जूट है, ये सारी चीज़ें हम एक्चुअल में क्या है, जो ब्रिटिशर्स जिस कंट्री को हमें डायरेक्ट करते थे उन्हें हमें सेल करना पड़ता था। और मेनली जो हमारी आधे से ज़्यादा जितनी भी एक्सपोर्ट कंट्री से होती थी, मतलब 50% से ज़्यादा टोटल एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें 100 में से, तो एक्चुअल में 50% से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट थी वो सिर्फ ब्रिटिश कंट्रीज़ को ही होती थी, बाकी उसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ को करी जाती थी। तो एक्चुअल में क्या है, रॉ मटेरियल्स खरीद रहे थे बहुत चीप रेट पे। ये आपको याद हो, जब मैंने इंट्रोडक्टरी वाला आपका एक लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने बताया था कि क्या क्या पॉइंट्स हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हम इम्पोर्ट किसकी कर रहे थे, इम्पोर्ट कर रहे थे हम फिनिश गुड्स की। तो ज़रा देखिए, हालांकि एक्सपोर्ट ज़्यादा थी, लेकिन उस एक्सपोर्ट करने से जो भी वी कैन से रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे थे वो बहुत कम था, क्योंकि रॉ मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा चीप रेट्स पर बेचा जाता था। ओके, दूसरी कंट्री को बहुत कम रेट पे सेल आउट करा जा रहा था, जबकि जो हम फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस हमें देना पड़ रहा था, बहुत हैवी रेट्स पर एक्चुअल में क्या है, हम परचेज कर पा रहे थे फिनिश गुड्स को। मतलब रॉ मटेरियल हम बेच रहे हैं, हम रॉ कॉटन, हम रॉ जूट, ठीक है, ये सारी चीज़ें, बट वही चीज़ें हमें फिनिश फॉर्म में बहुत ज़्यादा महंगे रेट पर मिलती थी। तो इस तरीके से फेवरेबल होने के बावजूद हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। ओके, अच्छा, एक और चीज़ है स्टूडेंट के, अगर हम बात करें कि कोई भी इकॉनमी, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारी कंट्री से क्यों एक्सपोर्ट हो रही थी, तो एक्सपोर्ट के रीज़न क्या होते हैं, हम किसी दूसरी, मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर हम किसी इकॉनमी से परचेज कर रहे हैं तो इम्पोर्टर कंट्री के लिए जो कंट्री सामान उसको सेल कर रही है वो एक्सपोर्टर हो गई, तो कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट कब कर पाएगी। तो पहला एक्चुअल में जो मेन रीज़न होता है एक्सपोर्ट करने का,
जो फैक्टर उसके पीछे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, दैट इज सरप्लस प्रोडक्शन। हम एक्सपोर्ट जब ही कर पाएंगे जब हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, सरप्लस। हम अपनी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तब हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर पाते हैं। या इसके अलावा हो सकता है दूसरी कंट्री जब इंटरेस्टेड होती है हमसे सामान खरीदने में, कि जब हम उसको जनरली कॉस्ट एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, कॉस्ट एडवांटेज का मतलब क्या है, देखिए फॉर एन एग्जाम्पल आप अपने आप को सपोज करिए, लेट जस्ट फॉरगेट अबाउट द वी कैन से बाउंड्रीज, ठीक है, बाउंड्रीज को भूल जाइए थोड़े टाइम के लिए। हम बात कर रहे हैं नेशनल ट्रेड की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में हमारा क्या है विद इन द इकोनॉमी जो भी ट्रेड हो रहा है। तो मान लीजिए सपोज करिए आप कोई भी मतलब बीइंग अ बायर, बीइंग अ कंज्यूमर, आप कोई भी चीज़ कॉमोडिटी आपको खरीदनी है, तो क्या करते हो आप, अगर कोई आप ऐसा आइटम चूज कर रहे हो जहाँ आपको लगता है दैट लॉट ऑफ अल्टरनेट्स आर देयर इन द मार्केट, तो आप क्या करोगे, पहले मार्केट में जाओगे, डिफरेंट जगह उसके रेट आप जनरली कलेक्ट करोगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लोगे कि कहाँ किस रेट में मिल रहा है। जहाँ आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी और प्राइस भी सही होंगे, आपको कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा, वहाँ से आप चीज़ परचेज करोगे। ओके, इंसान की जब जेब से पैसा जाता है ना तो वो सोच समझ के उसको खर्च करता है, ठीक। इसी तरीके से जब एक इकॉनमी दूसरे इकॉनमी से कोई भी सामान खरीदेगी तो वो कॉस्ट एडवांटेज को कंपेयर करना शुरू कर देती है। तो एक और चीज़ आती है हमारे फॉरेन ट्रेड में, दैट इज कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज। इसका मतलब ये है कि कोई भी इकॉनमी एक्सपोर्ट ज़्यादा जब कर सकती है कि जब वो बाकी इकॉनमीज़ को, जो उसके ट्रेडिंग नेशंस हैं, ट्रेडिंग कंट्रीज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं कॉस्ट एडवांटेज प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो उसको कंपेयर कर ले अलग अलग बेसिस पर। ओके, और अगर हम कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज देखें तो उसको दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, दैट इज मैन मेड एंड नेचुरल। अब ये क्या बात हुई, मैन मेड एंड नेचुरल। तो एक्चुअली मैन मेड क्या है कि जो वी कैन से ह्यूमन बींग्स हैं, जो वर्क फोर्स है, वो क्या करती है अपने लेबर से या अपनी वी कैन से इंगेजमेंट से ऐसा जनरली कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है जिससे वो इकॉनमी जनरली दूसरी इकॉनमी को कॉस्ट एडवांटेज प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। मैं एग्जांपल में जिस कंट्री का नाम ले रही हूँ वो थोड़ा आपको अटपटा लगे क्योंकि बहुत ज़्यादा राइवलरी उससे चल रही है, बट देन ऑल्सो बिकॉज एक्चुअल में जो भी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी आर यूजिंग, मोस्ट ऑफ द एप्स दैट वी आर यूजिंग आर जनरली फ्रॉम चाइना। ओके, तो अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में क्या है, तो चाइना एक्चुअल में क्या है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, ठीक है, टेक्निकल चीज़ों का, क्योंकि वो मैन मेड किसती हैं। वहाँ आप कोई भी कॉमोडिटी, कोई भी आइटम चाइना को देखो तो वह सस्ता होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे कह सकते हैं अफोर्डेबल है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, वहाँ की जो काम करने वाली जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा काम होगा, प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा। भाई जाहिर सी बात है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जब आप कोई भी चीज़ ज़्यादा तादाद में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, इसी का तो फ़ायदा ये है कि जो एक्चुअल में उनका अल्टीमेट प्राइस निकल कर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा चीप रेट्स पर हमें मिल जाता है। बाकी इकॉनमीज मतलब यहाँ की मार्केट में आने के बाद भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, मतलब आपको जो वी कैन से इंपोर्ट चार्जेस पे करने के बाद, सारे चार्जेस पे करने के बाद भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में जो चाइना है वो मैन मेड कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज हमें प्रोवाइड कर रही है, जहाँ उसके जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में है, उसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, और जब प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ओके, तो मैन मेड में हम यहाँ पर एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं स्टूडेंट चाइना का। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरा है हमारे पास नेचुरल, जैसे नाम से क्लियर है, तो नेचर ने, कुदरत ने हमें प्रोवाइड कर रखा है। तो यहाँ हम अपनी कंट्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं इंडिया। जैसे आप जानते हो इंडिया इज़ वेरी रिच इन फ्लोरा एंड फौना, बहुत ज़्यादा यहाँ फॉरेस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो नेचर ने प्रोवाइड कर रखी हैं। तो इसी के ज़रिए एक्चुअल में अभी भी एग्रेरियन इकॉनमी बोला जाता है इंडिया को, बिकॉज ऑलमोस्ट स्टिल एक्चुअल में क्या है, जो 60-62% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज है। तो एक्चुअल में क्या है, क्योंकि हमारे पास नेचर ने एग्रीकल्चर फील्ड के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा वी कैन से एक टाइप से हमें गिफ्ट दे रखा है। चाहे हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, और जो गंगा बेसिन पर आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इंडिया जो हमारी कंट्री है उसको नेचर का एक गिफ्ट मिला हुआ है कि हम जनरली जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं वो बाकी कंट्री को और कंट्री के कंपेरिजन में सस्ते रेट पर दे सकते हैं, क्योंकि नेचर ने बहुत सारी चीज़ें हमें क्या कर रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखी है। तो इससे बाकी इकॉनमीज़ के कंपेरिजन में हमारे जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं वो
सस्ते होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, तो उसको बोलते हैं नेचुरल कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज। तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ मैं ये चीज़ क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि जब फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम समझे ना कि जब हम बात करें कि एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल की थी हमारी कंट्री, किस वजह से थी, वाई आवर कंट्री वी कैन से नॉट एट दैट टाइम वॉज वी कैन से वेरी स्किल्ड इन प्रोड्यूसिंग द एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज, स्टिल इंडिया इज वेरी गुड इन वी कैन से इन प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज, और रॉ एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज का हमारा कंट्री। तो एक्चुअल में क्या है, ये कब होता है, क्योंकि दो फैक्टर की वजह से, या तो मैन मेड हो सकता है नेचुरल, और हमारी कंट्री में नेचुरल कॉस्ट एडवांटेज ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ये तो मैंने ओवरऑल आपको एक फिनोमिना बता दिया। अब इसे समझते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन वी कैन से कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड जनरली क्वेश्चन अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा है देन डेफिनेटली 3 मार्क्स में बनेगा, स्टेट करने के लिए आ रहा है तो 1 मार्क्स में बनेगा। तो समझ लेते हैं कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे। सो इतना देखने के बाद हम इजीली पॉइंट्स क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर एक्चुअल में क्या कंडीशन थी, किस तरीके से जो फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म हो रही थी। तो अगर हम इसमें बात करें स्टूडेंट, तो जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, दैट इंडिया वाज वी कैन से एक्टिंग और लीडिंग एज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, एक्सपोर्ट हो रही थी रॉ मटेरियल्स है, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, हम फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे, खरीद रहे थे, और जो कच्चा सामान होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, उसको क्या कर रहे थे, हम सेल कर रहे थे दूसरी इकोनॉमी को, ठीक है। हालांकि जैसे मैंने बताया एक्सपोर्ट ज़्यादा थी इम्पोर्ट से, बट देन ऑल्सो द फेवरेबिलिटी ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड वी कैन से, उससे हमें कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा था, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, अच्छा एक्सपोर्ट भी ऐसा था कि वाई वी आर जनरली फोर्स्ड टू वी कैन से एक्सपोर्ट द कमोडिटीज एट अ वेरी चीप रेट, बिकॉज पूरा का पूरा कंट्रोल किसका था हमारे ऊपर, ब्रिटिशर्स का था। ब्रिटिशर ने एक मोनोपोली एक्वायर कर रखी थी, ब्रिटिशर चाहते थे कि जैसा वो चाहें हम वैसा ही काम करें, कहते ना गुलाम बन गए, तो गुलाम किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, अपने मालिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वही कंडीशन हमारी थी और हमारे वी कैन से कंट्रीज़ के लोगों की थी। तो एक्चुअल में क्या है, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर थे, उन्होंने जनरली क्या मोनोपोली एक्वायर कर ली, एंड जनरली फोर्स्ड वी कैन से द जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले इंडस्ट्रियल कम्युनिटी, जो भी वी कैन से फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल्स थे, उनके सप्लायर को फोर्स करा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको करें, उनकी कंट्रीज़ को करें, बाकी और कंट्रीज़ को कम करें, ओके। सो वी कैन से मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी ओवर द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना होगा, किस कंट्री को कितना करा जाएगा, किस रेट पर करा जाएगा, ये कौन डिसाइड कर रहा था, ये एक्चुअल में डिसाइड करने की जो सोल पावर थी वो किसके पास थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। और अपनी इस वी कैन से पोजीशन का, और पोजीशन क्या, वो जोर ज़बरदस्ती से एक्चुअल में उन्होंने पावर एक्वायर करी थी, तो एक्चुअल में उसका मिसयूज़ ही होगा, क्योंकि जब आप इंटेंशन क्या थी कि यही इंटेंशन थी कि कोलैप्स करना है इकोनॉमी को, तो उन्होंने एक्सपोर्ट में क्या करा कि जो वी कैन से मेजॉरिटी से ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट हो रहा था वो किसको हो रहा था, उनकी ओन कंट्रीज़ को करा जा रहा था, बाकी और डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करा जा रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, जब हम पहले पॉइंट से ही जैसे एक मेन फिनोमिना है कि एक्सपोर्ट हम फिनिश गुड्स नहीं कर पा रहे थे, रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे, तो इसी से बाकी के और पॉइंट्स हम ड्राइव कर सकते हैं कि जब हम कोई भी सामान किसी दूसरी कंट्री से खरीदते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं हमें पे करना पड़ेगा। अगर आप किसी से कोई सामान खरीदे तो उससे थोड़ी उल्टा पैसे मांगोगे, सामान भी ले लिया, लाओ भाई पैसे निकालो, नहीं ना। एक्चुअली आप सामान खरीदे तो यू आर वी कैन से ऑब्लाइज टू पे द प्राइस फॉर दैट। ऐसा सेम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में भी होता है। तो एक्चुअल में क्या है, हम इम्पोर्ट हालांकि एक्सपोर्ट से कम हो रही थी बट वो बहुत एक्सपेंसिव थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हैवी थी। तो इससे जो भी हमारी जमा पूंजी थी हमारी इकोनॉमी की, वो सारी की सारी क्या है, इम्पोर्ट में ही खर्च हो गई। जो भी एक्चुअल में वेल्थ थी, जो भी डिपॉजिट था, वो क्या हो गया, इम्पोर्ट में पूरा का पूरा रिड्यूस हो गया। ओके, सो इट जनरली लीड्स टू ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ। हमारी जो कंट्री की जमा पूंजी, वेल्थ का मतलब जो भी मनी, प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें होती हैं, ओवरऑल फॉर्म में उसको वेल्थ बोलते हैं। तो इंडिया की जो भी जमा पूंजी थी वो
क्या हो गई, हमारी कंट्री से रिड्यूस होना शुरू हो गई। ड्रेन मतलब एक से निकाल देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। ओके, तो इम्पोर्ट ज़्यादा करने की वजह से, या इम्पोर्ट फिनिश गुड्स की करने की वजह से जो काफ़ी हैवी प्राइस पर बेचे जा रहे थे, इसके लिए जो भी जमा पूंजी हमारी कंट्री की थी वो ख़त्म हो गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, तो एक्चुअल में ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो जो फेवरेबल एक्सपोर्ट हो रहा था, उसका जो भी बेनिफिट मिल रहा था, वो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अपने ओन पर्पस में यूज़ कर रही थी। सो वी कैन से सरप्लस एक्सपोर्ट डिड नॉट रिजल्ट इन फेवरेबल आउटकम्स या पॉजिटिव आउटकम्स। जो भी हम एक्चुअल में एक्सपोर्ट जो भी कर रहे थे, जो फेवरेबल थी, मतलब इम्पोर्ट से ज़्यादा थी, सरप्लस में थी, उसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं था। क्यों पॉजिटिव आउटकम नहीं था? क्योंकि जो भी वी कैन से अर्निंग हम उससे कर रहे थे, बिकॉज एट द टाइम मनी वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस बट प्रीशियस कॉइन्स एंड जो भी एक्सचेंज का मीडियम रहता था वो था। तो उससे क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो अपने एक्सपेंसेस को जनरली पे कर रही थी। वो पैसा भी जो एक्सपोर्ट से आ रहा था वो अपने, मतलब कोई वॉर है तो उसके लिए जो भी डिफेंस के एक्सपेंसेस हैं उसको बियर करने के लिए, ओके, कोई भी जनरली क्या है डेवलपमेंट के नाम पर कोई भी काम हो रहा है तो उसके लिए क्या करा जा रहा था, उसका इस्तेमाल करा जा रहा था। तो इस तरीके से जो भी फॉरेन ट्रेड या वी कैन से इंटरनेशनल डिफरेंट इकोनॉमी से जो भी ट्रेड हो रहा था उसकी कंडीशन हालांकि फेवरेबल, अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को देखें, उसके बावजूद कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार थी, बिकॉज उस सरप्लस का, उस फेवरेबिलिटी का कोई हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा था। ओके, सो ये मेन फैक्टर्स हैं जो भी इंडिया का फॉरेन ट्रेड था इंडिपेंडेंस के टाइम पर, उसके रिगार्डिंग। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ स्टूडेंट। अगर कोई भी डाउट है इस पॉइंट में, इस टॉपिक में या इसके अलावा, तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ जो लाइक बटन है उसको जनरली आप प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।